नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप सभी धान की खेती करते हैं तो कौन कौन सी बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे हम 10 महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार आप सभी को मिल सके, तो अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी धान में अच्छी और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके, जिससे आने वाले समय में आप समय समय पर वीडियो देखते रहें, आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानेंगे। यहाँ पर हम 10 महत्वपूर्ण बातें आपको बताएँगे। तो अगर आप धान की फसल लगाने वाले हैं, धान की खेती करते हैं, तो ये 10 बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको किस्म के चयन के ऊपर ध्यान देना है। मतलब आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है कि आप धान में कितना उत्पादन पाएंगे। अब बहुत सारी ऐसी किस्में आती हैं जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं, बहुत सारी किस्में ऐसी भी होती हैं जो उत्पादन थोड़ा सा कम देती हैं। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से सबसे पहले तो आपको किस्म का चयन करना है। आपके इलाके में जो किस्म अच्छा पैदावार देती हो, आप अपने आसपास के किसान भाई से भी बात कर सकते हैं। कोशिश करें हमेशा नई किस्मों का चयन करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी किस्में पुरानी होती चली जाती हैं, उसमें रोग और बीमारियों का अटैक ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि आपकी पुरानी वाली किस्में जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कोशिश करें हमेशा नई वैरायटी लगाएं, नई किस्म लगाएं। अब जब आप नई वैरायटी लगाते हैं तो यहाँ पे 2-4 बातें आपको ध्यान देना होता है। अच्छी किस्म का चयन तो आपको करना ही करना है, इसके साथ में ये भी देखना है कि क्या वो किस्म आपके क्षेत्र में लगाने योग्य है या नहीं है। अन्य किसान भाई ने अगर लगाया था तो कितना उत्पादन मिला था। कुल मिला के अच्छे से आपको खोजबीन कर लेना है, तभी किसी वैरायटी का चयन करना है। क्योंकि आजकल धांधलेबाजी बहुत हो रही है, धोखेबाजी बहुत हो रही है। आजकल गलत बीज भी मिल जाते हैं, जिससे सीधा सीधा असर हमारे उत्पादन पे पड़ता है। तो सबसे पहले बेसिक बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अच्छी किस्म का चयन, अपने क्षेत्र के हिसाब से किस्म का चयन करना है। इसके साथ साथ अच्छी बीज का भी चयन करना होता है। नंबर 2 पे हमने बीज का चयन रखा है, क्योंकि किस्म का चयन और बीज का चयन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे जाएगा। क्योंकि अच्छे बीज का चयन, भले ही आपने कोई अच्छी किस्म ले ली हो, लेकिन अगर उसका अच्छा बीज नहीं मिलेगा तो भी ये दिक्कत आती है कि उत्पादन में कमी रह जाती है। बीज की धांधलेबाजी इस समय बहुत होती है। अभी से अगर आप सावधानी बरतेंगे तभी आपको अच्छा बीज मिल पाएगा। सबसे पहले धांधलेबाजी ये होती है कि जब भी आप कोई नई वैरायटी या पुरानी वैरायटी कोई भी आप किस्म लेने जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर रखना है कि हमेशा पैकेट बंद बीज का ही आपको चयन करना है। जिस भी कंपनी का आप बीज लेने जाते हैं वहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है क्या वही कंपनी है, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, या फिर बहुत सारा ऐसा डुप्लीकेट माल भी आ जाता है। तो अच्छे से आपको चेक कर लेना है, उसका होलोग्राम रहता है। तो ये सब अगर आप चेक करेंगे, स्टिकर वगैरह चेक करेंगे, तो आपको उसमें अंतर ज़रूर नज़र आ जाएगा। फिर भी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया है कि गलत बीज आपको मिल जाते हैं। तो हमेशा पैकेट बंद बीज खरीदिए, सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि कभी भी आपको खुले वाले बीज नहीं लेना है। खुले बीज में मिलावट की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुत से दुकानदार खुला बीज बेचते हैं, उनकी कुछ मजबूरी भी रहती होगी, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज नहीं ले पाते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने भी ये समस्या आ रही है कि हाँ हमें थोड़ी सा ही बीज चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2-4 लोग जाइए, साथ में मिलकर एक पैकेट का बीज खरीद लीजिए, जिससे ये मिलावट वाला चांस ही ना रहे। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि जब भी आप दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हाँ ये वाली नई वैरायटी आई है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो ऐसा दुकानदार अपने मुनाफे के चक्कर में ही बोलता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नफ़ा रहता है, ज़्यादा मुनाफा रहता है। तो आपको पहले से ही मन बना लेना है कौन सी किस्म, कौन सी वैरायटी इस साल आपको लगानी है, ताकि बाद में आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत सारी वैरायटी आती हैं, बहुत सारी तमाम किस्में आती हैं। अगर आप हाइब्रिड धान की किस्में लगाते हैं तो भी बहुत सारी किस्में हैं, बासमती में भी बहुत सारी किस्में हैं, देसी में भी बहुत सारी किस्में हैं। तो पहले से ही आपको, अभी से ही आपको निर्धारित कर देना कि इस साल आप कौन से धान की वैरायटी लगाने वाले हैं, ताकि ये जब भी आप दुकान पर जाएँ तो सीधा आप वही बीज की वैरायटी मांगे। अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे दुकान से भी वो खरीद सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना होगा। अब तीसरे नंबर पे हम आते हैं नर्सरी प्रबंधन। अब नर्सरी प्रबंधन पे भी किसान साथियों आपको विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि बिना नर्सरी प्रबंधन के, अच्छे नर्सरी प्रबंधन के, आप कभी भी धान में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो
कोशिश करें कि खुद से नर्सरी तैयार करें। बहुत से लोग गलती ये भी करते हैं कि बाहर से नर्सरी के पौधे लेते हैं, जिसमें एक तो मिलावट का चांस रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक मतलब हम कोई मान लीजिए हम जैसे हम 64-44 लगाने वाले हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसी में हमें दूसरा बीज भी मिल जाता है, दूसरा किस्म, दूसरा वैरायटी भी मिल जाता है। कुछ किस्में जल्दी पक जाती हैं, कुछ देर में पकती हैं। तो ऐसी भी चांस रहते हैं कि हाँ, जो बीज है वो वही वाला कंपनी का है या दूसरा कंपनी का है। तो इसके लिए बेहतर रहेगा खुद से नर्सरी तैयार करें। अब नर्सरी प्रबंधन के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसी चैनल पर वो वीडियो आप देख सकते हैं। समय से नर्सरी आपको तैयार कर देना चाहिए। लगभग लास्ट मई से लेकर पूरा जून तक आप नर्सरी लगा सकते हैं। इसके बाद में समय से आपको रोपाई भी करना होता है। रोपाई के बारे में हम आगे आने वाले समय में आपको बता देंगे। फिलहाल आपको ध्यान यही रखना है कि जब आपके पौधे नर्सरी वाले लगभग 25 दिन के आसपास के हो जाएं, 21 से 25 दिन के पौधे की रोपाई करना सबसे पर्याप्त होता है। बहुत ज़्यादा बड़े पौधे हो जाते हैं, तब मान लीजिए आप रोपाई करते हैं, तो वहाँ पे एक समस्या ये भी आती है कि कल्ले का विकास अच्छे से नहीं होता है। तो समय से आपको नर्सरी लगाना है, समय से अच्छे बीज का चयन करना है। इसके साथ साथ जब आप नर्सरी खुद से लगा रहे हो तो यहाँ पे बीज को संशोधित अवश्य करना चाहिए, बीज को उपचारित अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बीज को उपचारित नहीं करते हैं तो बहुत सारी रोग बीमारियाँ हमारे बीज से ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए अगर आप शुरुआती अवस्था में थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं तो बाद में ये सारी बीमारियाँ आपके पौधे में, आपकी फसल में नहीं लगने वाली हैं। तो बीज को उपचारित किसान भाइयों आपको अवश्य करना चाहिए। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे सिंचाई प्रबंधन। बिना पानी के कोई भी धान की फसल अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगी। भले ही वो किस्म चाहे जितना सूखा के प्रति सहनशील हो, लेकिन उसको पानी तो चाहिए ही होता है। किसान साथियों, आपको सिंचाई प्रबंधन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छे संसाधन हैं तभी आप धान की खेती करिए। अगर सिंचाई की अच्छे संसाधन ना हो और केवल आप बरसात के भरोसे धान की खेती करना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने मान लीजिए बाई चांस बरसात हो जाती है समय समय पे, तब तो आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर बरसात नहीं होती है तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आपको उठानी पड़ जाती है। तो इसलिए सिंचाई के संसाधन आपको पहले से ही दुरुस्त कर लेने चाहिए। अगर ना हो तो आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो सिंचाई पे प्रबंधन के साथ साथ समय से सिंचाई भी अति आवश्यक है। किसान साथियों, धान की फसल में जब से हम नर्सरी तैयार करते हैं उसी समय से लेकर जब तक आपके दाने एकदम मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक पानी की आवश्यकता पड़ती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एकदम पानी भरा रहेगा तभी आप धान की खेती कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर पानी भरा नहीं रहता तो इतना तो पानी होना ही चाहिए ताकि मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। किसान साथियों, जब से आपके धान की फसल में बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, गबोट अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव नहीं हो जाता तब तक पानी की काफ़ी अच्छी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ जब धान में कल्ले का विकास होता है उस समय पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आपके पौधे की बढ़वार वाली अवस्था में, गबोट अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था में, बालियाँ में दाने भरने वाली अवस्था में, दुग्धावस्था में, इन तमाम अवस्था में धान की फसल में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय आपको सिंचाई किसान साथियों अवश्य करना चाहिए। समय से अगर आप सिंचाई करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा, अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगा। यहाँ पे हम जो भी बातें बता रहे हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो निश्चित ही आप धान की फसल में इस साल बहुत ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं खाद। अब खाद तो ज़रूरी होता ही है, जैसे हम अपनी धान की फसल में सिंचाई करते हैं, जैसे हम रोपाई करते हैं, उसी तरह से खाद की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बिना खाद के, बिना पोषक तत्वों की पूर्ति के कभी भी आप धान में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो समय समय पर आपको खादों का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। आप यूरिया, DAP, NPK, जिंक, सल्फ़र, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने पिछले साल भी वीडियो बनाया हुआ था, तो बेहतर जानकारी के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि हाँ, धान की रोपाई के समय कौन कौन सी खादें डालनी है, बाद में 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 40 दिन के बाद। संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी खाद वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं फिर से इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो खाद भी आपको डालना पड़ेगा। नंबर 6 है समय। अब नंबर 6 पे हमने समय इसलिए रखा क्योंकि समय से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको समय से किस्म का चयन करना है, बीज का चयन करना है, समय से आपको नर्सरी डालनी है, समय से आपको रोपाई करनी है। नर्सरी डालने की मतलब पौधे जब आपके 21 से 25 दिन के हो जाए तब आप रोपाई कर दीजिए, जिससे अच्छे मात्रा में कल्ले आपके पौधे में आ सके। इसके साथ साथ समय से खाद आपको डालना है ताकि उसका ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि इकट्ठा बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद डाल देते हैं, जिससे नुकसान होता है। इकट्ठा कोई भी चीज़ें नहीं दी जाती हैं, हमेशा समय समय पर उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ समय पे सिंचाई, ये सारी चीज़ें समय पे होना बहुत आवश्यक है। जितना
जितना देर में डालेंगे उतना नुकसान आपका ही होने वाला है, पैसा बर्बाद आपका ही होने वाला है। नंबर 7 पे हमने रखा है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार किसी भी अगर फसल में ज़्यादा हो जाते हैं तो जो आपकी मिट्टी में जो भी आप खाद वगैरह डालते हो खरपतवार को ही लग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से विकसित होते हैं, काफ़ी तेज़ी से विकसित होते हैं। तो इसलिए आपको खरपतवार का नियंत्रण भी समय समय पे करते रहना चाहिए। आपको नर्सरी में भी खरपतवार का नियंत्रण करना है, आपको धान की रोपाई के बाद भी खरपतवार का नियंत्रण करना है। कैसे करना है इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाए हुए, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अब नंबर 8 पे हमने रखा है NPK। जैसे हम DAP यूरिया डालते हैं उसी तरह से आपको NPK जैसे 19-19 हो गया, 20-20 हो गया, 052-34 हो गया, 0050 हो गया, 17-44 हो गया, तमाम तरह के NPK आते हैं जिसका इस्तेमाल करना होता है। 19-19-19 आपको रोपाई के 20 उस दिन के बाद लगभग डालना होता है। इसके साथ साथ इसके बाद में किसान साथियों जब गबोट अवस्था में आपकी फसल आती है तो 052-34 डालना होता है। दाने भरते समय 0050 डालना होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समय पे डालना पड़ेगा। नंबर 9 पे हमने रखा है किसान साथियों देखभाल। सबसे ज़रूरी चीज़ देखभाल। अगर आप अपने खेत में जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पौधे में, आपकी फसल में कोई रोग, कोई बीमारी तो नहीं लगी है, आपकी फसल कैसी है, मिट्टी में नमी है या नहीं है। तो समय समय पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने रोपाई कर दी उसके बाद अपने खेत में ही नहीं जाएंगे तो कहाँ से आपको पता चलेगा। तो अच्छी पैदावार पाने के लिए देखभाल करना समय समय पे काफ़ी आवश्यक हो जाता है। नंबर 10 पे हमने बहुत सारी चीज़ें रख दी है। बीज को उपचारित करना, जिंक डालना, ग्रोथ प्रमोटर डालना, सावधानियाँ। जैसे बीज को उपचारित मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया, जब आप धान की रोपाई करते हैं, नर्सरी की तैयारी करते हैं तो उस समय बीज को उपचारित करना। उसके बाद में जड़ को भी उपचारित करना, जब आप नर्सरी उखाड़ते हैं तो जड़ों को भी आपको उपचारित करना होता है। इसके साथ साथ जिंक भी आपको डालना होता है। इसके साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर अगर आपका बजट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं किसान साथियों। जैसे फ्लावरिंग की स्टेज में आपको सावधानी ये बरतनी होती है कि उस समय कोई भी चीज़ आपको स्प्रे के रूप में नहीं देना होता है, क्योंकि अगर आप फ्लावरिंग की स्टेज में कुछ भी डालते हैं तो उसका सीधा सीधा असर आपके पोलिनेशन पे पड़ता है, यानी परागण प्रक्रिया पे पड़ता है, जिससे पोलिनेशन सही से नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन में कमी रह जाती है, दाने खाली रह जाते हैं। अच्छे पोलिनेशन पाने के लिए आपको बोरोन का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। बोरोन का इस्तेमाल गबोट अवस्था में जब आप NPK 052-34 डालते हैं तो उस समय डालने से अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे से फ्लावरिंग आएगी, अच्छे से पोलिनेशन होगा। ये क्या करता है, पराग नली का निर्माण करता है आपके पौधे में, मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाता है, जिससे अच्छे से आपके दाने का निर्माण, बीज का निर्माण हो पाता है, जिससे सभी दाने का भराव सही ढंग से किसान साथियों हो पाता है। इसके अलावा एक सावधानी और बरतनी होती है। नमी आपको हमेशा धान के खेत में बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि नमी की कमी अगर हो जाएगी, क्योंकि ये गेहूँ की फसल तो है नहीं, धान की फसल है, तो नमी की कमी अगर हो जाएगी तो इसका विपरीत असर आपके फसल पे पड़ेगा। फसल की अगर शुरुआती अवस्था में नमी हो जाती है, कल्ले में कमी रह जाएगी, बीच में नमी हो जाती है, बढ़वार में कमी रह जाएगी, इसके बाद में अगर नमी की कमी रह जाती है तो बालियाँ निकलने में दिक्कत आएगी, बालियाँ निकलते समय अगर नमी रह जाती है तो बालियाँ छोटी आएंगी, बालियाँ निकलने के बाद नमी रह जाएगी तो दाने खाली रह जाएंगे। तो किसी भी अवस्था में अगर नमी की कमी हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत आपको उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि पानी भर के रखिए, लेकिन हाँ, नमी बना के रखिए। इसके लिए आप हल्की हल्की सिंचाई भी चाहे तो कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप किसान साथियों धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा पैदावार इस साल उठा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आप सभी किसान भाइयों को पसंद आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद।